ये फिल्म एक बहादुर युवा लड़की उषा मेहता के जीवन पर आधारित है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई में एकता का संदेश फैलाने के लिए एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है। आज के इस फिल्म का नाम है ए वतन मेरे वतन। फिल्म के लीड रोल में है सारा अली खान और इमरान हाशमी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी शुरू होती है 1942 के समय के मुंबई को दिखाते हुए। पुलिस फोर्स एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और सभी को कहते हैं अंदर से बाहर आने, और वो लोग उषा मेहता को पकड़ लेते हैं। अब कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। हम छोटी उषा मेहता को देखते हैं जो पढ़ाई कर रही थी, और उसके टीचर उन सारे स्टूडेंट्स को महात्मा गांधी के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने नमक का आंदोलन शुरू कर दिया, और ये भी समझाते हैं कि अंग्रेज हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। तभी वहां पर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और वो टीचर को बहुत पीटते हैं। उषा अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी मार पड़ती है। उसके पापा हरि प्रसाद उसे घर घसीटते हुए लेकर आते हैं, और उषा बहुत रो रही थी क्योंकि उसके सामने उसके मास्टर जी को मार पड़ रही थी। उषा के पापा एक जज हैं और वो अपनी बेटी को गुस्से में कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रही थी। अगले दिन गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद उषा के पापा अपनी बेटी से बात करते हैं, और उषा आसमान में पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर कह रही होती है कि मैं भी उड़ना चाहती हूँ। हरि प्रसाद अपनी बेटी को रेडियो दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उन्होंने इसे लंदन से लाया है और इसमें गाना बजता हुआ सुनकर उषा वहां पर नाचने लगती है। कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, मतलब के 1942 में। उषा अपने साथियों के साथ देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, और वो एक मूवमेंट में जाती है और एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी भी थी। उसके जिम्मेदार अंग्रेज ही थे, इसीलिए उन लोगों में काफी आक्रोश था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाते हैं और उन्हें मार मार कर भगा देते हैं। अब सभी लोग कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जब उषा बाहर जाने के लिए तैयार होती है तो उसके पापा चर्चिल की गुण गाने लगते हैं, और वो अपनी बेटी को भी दिखाते हैं कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें एक ऑफिशियल कार गिफ्ट किया है जिसमें अंग्रेज का झंडा लगा हुआ था। अब उषा के पापा जज से जज साहब बन गए हैं। झंडे को देखकर उषा काफी भड़क गई थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऑफिस जाते वक्त बस में उषा को काफी बुरा लग रहा था, और वो अपने कॉलेज दोस्त कौशिक से कहती है कि उसे अपने पापा से इस तरह से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस ऑफिस पहुंचने के बाद उनके लीडर बलबीर पूछ रहे होते हैं कि वो लोग अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो लोग मूवमेंट में सहयोग कर सकते हैं। फहाद कहता है कि वो देश के लिए अपनी जान भी दे सकता है। उषा कहती है मैं भी। बलबीर उन्हें समझा देता है कि उन्हें तैयार रहना होगा क्योंकि गोली कहीं से भी लग सकती है। एक मेंबर उषा को कहता है कि इंजीनियर प्रिंटिंग प्रेस से कांग्रेस न्यूज बुलेटिन, लेटर हेड वगैरह ये सब लेकर आने। जब वो लोग प्रिंटिंग प्रेस पहुंच जाते हैं तो वहां पर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की गाड़ी खड़ी थी, और सामने उसी मालिक यानी कि फिरदौस का घर भी था, जो अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा था, वो भी गाना चलाकर। और वो उषा और कौशिक को भी अंदर बुला लेता है और कहता है हमारे साथ डांस करने। उषा वहां पर एक रेडियो स्टेशन देखती है जो बिखरा पड़ा था, और फिरदौस बता देता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशन बंद कर दिया जाए। ऑफिस में जब सभी काम कर रहे होते हैं तो वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखते हैं कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर राम मनोहर लोहिया को जेल से छोड़ दिया गया है। और यहाँ फहाद की बातों से पता चलता है कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बहुत मानता है, क्योंकि अमीर खानदान से होने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी जवानी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में लगा दी। उषा को गांधी जी के प्रार्थना सभा के बारे में पता चलता है। जब वो घर आती है तो उसके पापा उस पर काफी गुस्सा थे, और वो अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि वो कार भले ही अंग्रेजों ने मुझे गिफ्ट दी है, लेकिन वो कार मैंने खुद कमाई है। अंग्रेज इतने भी बुरे नहीं है। लेकिन उषा के मन में अंग्रेज के खिलाफ नफरत के अलावा कुछ भी नहीं था। दोनों में झगड़ा होने लगता है, और उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम पढ़ाई में इतनी तेज हो, तुम कुछ भी कर सकती हो आगे, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वो अपने पापा से पूछती है कि क्या आप देश को आजाद होता हुआ नहीं देखना चाहते। उसके पापा कहते हैं नहीं, ये देश कौन चलाएगा। उषा कहती है हम चलाएंगे। वो जानते हैं कि उसकी बेटी कांग्रेस के लोगों के साथ मीटिंग करती है, लेकिन उषा फिर भी लाचार है क्योंकि उसके पापा का प्यार उसके लिए प्यार नहीं बल्कि बेड़ियां हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं वादा करने कि वो कांग्रेस के साथ फिर कभी काम नहीं करेगी, और वो कसम खाती है कि वो कांग्रेस के लोगों से दोबारा नहीं मिलेगी। इस पर उसके पापा खुश होते हैं। अगले दिन उषा अपने दोस्तों के साथ गांधी जी के प्रार्थना सभा में चली जाती है। कौशिक बापू से पूछता है कि बाहर पुलिस खड़ी है, जिसे देखकर मुझे डर लगता
लगता है। तो बापू उसे समझाते हैं कि जिस मन में डर होता है उसमें साहस भी होता है। अपने अंदर के पंख को फैलाओ, अपने मन को देश प्रेम से इतना भर दो कि किसी और प्रेम के लिए जगह न बचे। सभी लोग इसके लिए तैयार थे और एक लड़की कहती है तो सभी को ब्रह्मचर्य की शपथ लेनी चाहिए। बापू कहते हैं कि इसका अधिकार सिर्फ आप लोगों को है, इसलिए आपको ही चुनना पड़ेगा। सबसे पहले उषा खड़ी हो जाती है और अपने दोस्त कौशिक को देखती है जो खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद कुछ और लोग खड़े हो जाते हैं और सभी लोग ब्रह्मचर्य की शपथ लेते हैं और अब वो देश के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। बाहर आने के बाद कौशिक बहुत नाराज था, लेकिन उषा उसे समझाती है कि ये बलिदान था जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नाराज होकर कौशिक वहां से चला जाता है क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद कौशिक का दिल टूट गया था। अब अगले दिन गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जहां उषा का साथ देने के लिए कौशिक भी पहुंच जाता है और सभी लोग करो या मरो का नारा लगाने लगते हैं। जब वो सभी रैली से वापस आ रहे थे तो वो लोग बहुत खुश थे और उन्हें लग रहा था अब तो अंग्रेज को देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अभी अगस्त का महीना चल रहा था और उन्हें लग रहा था कि साल के अंत तक देश आजाद हो जाएगा। पर तभी वहां भगदड़ मच जाती है और गोलियों के चलने की आवाज आती है। पता चलता है कि गांधी जी, नेहरू जी, सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। वो तीनों वापस आ जाते हैं लड़ने के लिए और अपने देश का झंडा उतरता हुआ देखकर वो लोग आगे बढ़ते हैं झंडे को बचाने के लिए, लेकिन पुलिस उषा को डंडे से पीटने लगती है और वो वहीं बेहोश हो गई थी। उसे जब होश आता है तो वो अपने घर पर थी और उसकी बुआ उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। वो रेडियो पर सुन रही थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्यादातर लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। वो रेडियो गुस्से में बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे रेडियो देखकर एक आइडिया आता है। अगली सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद उषा को पता चलता है कि गांधी जी और कुछ लोगों को जेल में भूखा प्यासा रखा गया है। कुछ लोग तो बच्चे भी हैं और न्यूज़पेपर में जो कुछ भी पब्लिश हो रहा है वो सब झूठ था। मतलब कि अंग्रेज लोगों की सोच को भी कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि वो लोगों को सच कैसे बताएंगे, क्योंकि रेडियो मीडिया हर जगह अंग्रेज झूठ ही तो फैला रहे हैं। उषा कहने लगती है कि 1857 में हम लोग इसीलिए हार गए क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, लेकिन अब हमारे पास रेडियो है, हम खोलेंगे अपना रेडियो स्टेशन। लेकिन फिलहाल रेडियो स्टेशन चलाना बैन था, इसलिए एक लड़की कह देती है कि मुझे मरने का शौक नहीं है, इसलिए उस लड़की के साथ कुछ और लोग भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं। अब बचे हैं सिर्फ उषा, कौशिक और फहाद, और वो लोग सोच रहे थे कि आखिर रेडियो पर बात कौन करेगा, और वो अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट का नाम रख लेते हैं कांग्रेस रेडियो। वो सभी मदद मांगने के लिए फिरदौस इंजीनियर के पास जाते हैं जो उन्हें समझा देता है कि रेडियो स्टेशन चलाना बैन है, तुम लोगों को मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उषा रेडियो स्टेशन चलाना चाहती है और वो फिरदौस का रेडियो स्टेशन खरीदना चाहती थी और बदले में चाहिए था 1 किलो सोना, मतलब के 4000 रुपए। उषा कहती है कि वो पैसे लाकर दे देगी, लेकिन कुल मिलाकर उन लोगों के पास 551 रुपए ही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग करेंगे क्या। रेडियो स्टेशन चलाने का सपना उनका पूरा नहीं होगा। तभी वहाँ पर उषा की बुआ आती है और वो अपना गहना उन्हें दे देती है। कहती है कि इससे 4000 रुपए तो इकट्ठे हो ही जाएंगे, लेकिन उषा ये सब लेने से मना करती है। पर उसकी बुआ कहती है कि इस तरह से वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना सपोर्ट दिखा सकती है। खुश होकर उषा अपनी बुआ को गले लगा लेती है। तभी एक आदमी को ये खबर लग जाती है कि फिरदौस इंजीनियर ने अपना रेडियो बेच दिया है। दूसरी तरफ उषा, कौशिक और फहाद एक घर के अंदर अपना रेडियो स्टेशन सेटअप करने लगते हैं। रेडियो चालू हो जाने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें हर रात 8:30 बजे रेडियो चलाना होगा क्योंकि उस समय सभी लोग अपने घर पर होते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है कि 8:30 बजे मतलब कि इतने अंधेरे में उषा यहाँ आ पाएगी या नहीं। फिर वो तीनों एक रिकॉर्ड रूम में जाते हैं जहाँ पर वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि वो अपने रेडियो स्टेशन में कौन सा स्पीच चलाएंगे। बात करते वक्त फहाद बता रहा होता है कि वो मुस्लिम लीग से रिजाइन दे चुका है क्योंकि वो आजादी चाहता है, 2 मुल्क नहीं। जैसे ही रात के 8:30 बजते हैं वो लोग देशभक्ति गाना चलाने लगते हैं, लेकिन कौशिक और फहाद उन्हें लगता है कि पहले कुछ बोलना चाहिए था। इसके बाद उषा रेडियो में बात करती है और लोगों से कहती है कि ये प्रोग्राम हमेशा रात के 8:30 बजे आएगा और ये आवाज हिंदुस्तान से कहीं से आ रही है। इसके बाद हिंदुस्तान के हर कोने से लोग इस चैनल में बड़े बड़े लीडर्स के भाषण को सुनने लगते हैं क्योंकि कई समय से ऐसा कोई चैनल एक्टिव था ही नहीं। इस बारे में अंग्रेज सरकार को भी खबर लग जाती है, लेकिन इस चैनल को ट्रेस करने का कोई रास्ता ही नहीं था। न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाता है कि हर रात 8:30 बजे कांग्रेस रेडियो का शो आता है। रात को देर से जब उषा घर आती है तो उसके पापा पूछते हैं कि वो कहाँ थी, तो वो झूठ कह देती है कि वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर के लॉ क्लासेस को ज्वाइन करी है, इसीलिए लेट हो जाता है। अगले दिन लोगों तक इसकी खबर पहुंचाने के लिए कि एक नया रेडियो शो स्टार्ट हुआ है, कांग्रेस बुलेटिन में इस खबर को पब्लिश कर दिया गया था और लोग बड़े बड़े तादाद में एक साथ बैठकर कांग्रेस रेडियो सुनते थे। फिर एक रात हम बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट राम मनोहर लोहिया
लोहिया जी को देखते हैं जो अपने कॉमरेड मतलब कि अपने साथियों से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का असर दिख नहीं रहा। लोहिया जी उन्हें समझाते हैं कि ये रेडियो अंग्रेज के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार है। ब्रिटिश बहुत परेशान थे क्योंकि लोगों में फिर से आजादी की आग जलने लगी थी जिसे वो लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्हें कांग्रेस रेडियो को बंद फिर से करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार हर रात कोशिश करती है कांग्रेस रेडियो को ट्रैक करने की, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के बहुत सारे जगह से सिग्नल मिल रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्टेशन चल कहां से रहा है। कुछ दिन मेहनत करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये रेडियो स्टेशन बॉम्बे में है। देर रात जब उषा एक रात घर आती है तो उसके घर पर वही लॉ पढ़ाने वाले प्रोफेसर आए हुए थे जिसके बारे में वो पहले अपने पापा से झूठ बोली थी कि वो उनके पास पढ़ने के लिए जाती है। झूठ पकड़ा गया। अब उषा के पापा को सच पता चल गया था और वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा थे और वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि रोज रात तुम कहाँ जाती हो। वो कबूल कर लेती है कि वो कांग्रेस अंडरग्राउंड के साथ काम कर रही है। वो गुस्से में उषा को कमरे में बंद कर देते हैं। सुबह उषा के पापा को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन उषा तो घर से भाग चुकी थी। वहाँ एक लेटर भी था जिसमें वो लिखती है कि मेरे पास पंख हैं, लेकिन मैं आपके प्यार के पिंजरे में कैद हूँ, लेकिन ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मुझे मत ढूंढिएगा। अगर जिंदा रही तो आजाद हिंदुस्तान में दोबारा मुलाकात होगी। अपनी बेटी का लिखा हुआ लेटर पढ़कर वो रोने लगते हैं। उषा, कौशिक और फहद पहुंच जाते हैं कांग्रेस अंडरग्राउंड, लेकिन एक आदमी उनका पीछा कर रहा था, उन पर नजर रखा हुआ था। वहाँ पर उषा की मुलाकात होती है लोहिया जी से और वो चौंक जाते हैं जब पता चलता है कि उषा कांग्रेस रेडियो चलाती है अपने दोस्त फहद और कौशिक के साथ। वो भी लोहिया जी से मिलते हैं और फहद, जो लोहिया जी को अपना इंस्पिरेशन मानता है, वो तो बहुत नर्वस हो गया था। लोहिया जी सभी से कह रहे होते हैं कि इस रेडियो की आवाज बलूचिस्तान से लेकर बर्मा तक पहुंच जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत होगी। वहाँ पर कामथ नाम का आदमी था जो बताता है कि रेक्टिफायर की जरूरत होगी, तभी रेडियो स्टेशन का रेंज बढ़ाया जा सकता है और ब्रॉडकास्टिंग का आवाज भी थोड़ा खराब है। अंग्रेज ऑर्डर देते हैं कि जो भी इस रेडियो के पीछे हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। जॉन लायर नाम का एक बेरहम पुलिस इंस्पेक्टर, उसे कांग्रेस रेडियो के बारे में बताया जाता है और उसे ही ड्यूटी दी जाती है कि बॉम्बे में इस स्टेशन को ढूंढना है और इसे खत्म कर देना है और जो भी इनके पीछे हैं उन्हें भी पकड़ना है। वो रेडियो शो को सुनता है और बाकी के हवलदारों से कहता है कि लोहिया के वांटेड पोस्टर हर जगह लगा दो और बॉम्बे में कितने ही इंजीनियर होंगे जिन्होंने इस रेडियो को बनाया होगा, सभी इंजीनियर को पकड़ते हैं। अब वो आदमी जो उषा का कई दिनों से पीछा कर रहा था, वो आदमी एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो बलबीर को आकर बता देता है कि मैं अंग्रेजों के साथ मिला हुआ नहीं हूँ। मुझे पता चला है तुम लोग रेडियो कहाँ से चलाते हो। उस बिल्डिंग का नाम है अलंकार बिल्डिंग। तुम लोग तुरंत अपना रेडियो स्टेशन वहाँ से हटा लो। उषा और कामत फिरदौस इंजीनियर को उसके घर से लेने के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि पुलिस वहां आ रही थी, लेकिन पुलिस आ चुकी थी, इसलिए उषा भी घर के अंदर छुप जाती है। जॉन आसपास के जगह में चेकिंग कर रहा था और वो एक बंकर के नीचे चला जाता है जिसके अंदर ही सभी लोग छुपे हुए थे। कुछ समय के बाद उषा वहां से भाग निकलती है और जॉन उसका पीछा करता है, लेकिन बलबीर जॉन को पकड़ लेता है। इस वजह से पुलिस ऑफिसर्स बलबीर को मार डालते हैं। सभी लोग कसम खाते हैं कि वो लोग बलबीर की जान को जाया नहीं जाने देंगे। लोहिया जी उषा और कौशिक और फहद को दौलत सिंह नाम के आदमी से मिलने के लिए कहते हैं जो कि उन्हें रेक्टिफायर देगा। वो लोग बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर लोहिया जी के वांटेड पोस्टर्स देखकर वो लोग घबरा गए थे। वहां पर इंस्पेक्टर जॉन के आदमी भी थे और उषा उनको देख लेती है, इसीलिए वो बुरखा पहनकर दौलत से मिलने के लिए जाती है और रेक्टिफायर लेकर भागने लगती है। पुलिस उसका पीछा करते हैं और उषा भागते हुए मस्जिद में घुस जाती है जहाँ बहुत सारी औरत बुरखा पहनकर बैठी हुई थी। गुस्से में जॉन भी वहां पहुंच जाता है और अपने लोगों से कहता है सभी की तलाशी लो। उषा रेक्टिफायर को छुपा देती है और बगल में रखे टोकरी से एक सुई ले लेती है, पर किसी तरह वो बच के वहां से निकल जाती है और कौशिक और फहद से मिलती है और कौशिक बहुत डर गया था क्योंकि आज अगर वो पकड़े जाते तो उनकी जान भी जा सकती थी। उषा कौशिक से कह देती है कि अगर तुम में आजादी के रास्ते में चलने की हिम्मत नहीं है तो मत चलो, पर मेरे रास्ते के पत्थर मत बनो। कौशिक रोते हुए फहद से वादा करने को बोलता है कि वो उषा का ख्याल रखेगा और कौशिक वहां से चला जाता है। अब इसके बाद लोहिया जी के स्पीच को भी ब्रॉडकास्ट किया गया था जिसको सभी लोग सुनते हैं और पंजाब, कोलकाता सभी लोगों के मन में ये उम्मीद जागने लगती है कि अब आजादी दूर नहीं। पुलिस के पास एक रेडियो डिटेक्शन वैन है, लेकिन इसके बारे में कांग्रेस अंडरग्राउंड को पुलिस के खबरी से पता चल चुका था। लोहिया जी उषा और बाकी लोगों को समझा रहे थे कि वो हमें तभी पकड़ सकते हैं जब ये रेडियो ऑन हो। फिर जैसे ही रात के 8:30 बजते हैं, कांग्रेस रेडियो शुरू होता है और पुलिस रेडियो डिटेक्टिंग वैन लेकर निकल पड़ते हैं। पता लगाने के सिग्नल
कहाँ से आ रहा था और वो एक एक कर इलाके को क्रॉस आउट करने लगते हैं। कुछ दिन पता करने के बाद वो लोग अलंकार बिल्डिंग वाले इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो रेडियो स्टेशन था और जॉन सिग्नल को स्ट्रांग होता हुआ देख लेता है और ये देखकर कि पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, कामत जो बाहर पहरा दे रहा था वो बेल बजा देता है और वो लोग तुरंत रेडियो को बंद कर देते हैं और सिग्नल डाउन हो जाता है। जॉन को समझ आ चुका था कि यहीं कहीं से रेडियो स्टेशन ऑपरेट किया जा रहा है और वो जो भी है वो हमें देख सकते हैं। अब कुछ दिन और निकल जाते हैं रेडियो स्टेशन का लोकेशन पता लगाने में, लेकिन अब तो वो लोग लोकेशन बदल कर रेडियो ऑपरेट कर रहे थे। लोहिया जी के लोग अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार चलाना सीख रहे थे, बॉम्ब बना रहे थे, जिस पर उषा सोचने लगती है कि क्या वो महात्मा गांधी के अहिंसा के सच से दूर तो नहीं हो रहे हैं। लोहिया जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है, जो सच है वही सही हो। अब 4 दिन और हो चुके थे, रेडियो डिटेक्टिंग वैन उन्हें देखा नहीं। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेजों ने शायद हार मान ली है, लेकिन लोहिया को ऐसा नहीं लगता। फिर एक रात जब वो लोग रेडियो स्टेशन चला रहे थे तो पुलिस उसी बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है और वो लोग तुरंत रेडियो बंद कर देते हैं और जॉन ये देख लेता है और उसे समझ आ गया था कि लगता है उन्हें पता चल गया और वो तुरंत अपने पुलिस फोर्स को आने को बोलता है। उषा और फहाद रेडियो स्टेशन को बांध कर ले जाने वाले थे, लेकिन पुलिस अंदर पहुंच जाती है और पुलिस उषा को पकड़ लेती है और पीछे से खिड़की से फहाद रेडियो को नीचे रस्सी के सहारे गिरा देता है। उषा पुलिस से कहती है कि उसका एक पड़ोसी है जो चल नहीं सकता, इसीलिए वो उसके लिए इंतजार कर रही थी। फहाद जो सच में अपने पैरों से लाचार था, उसे देखकर पुलिस उन दोनों को जाने देती है। जॉन को इस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब सभी लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला। कामत जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो कहता है कि पुलिस 2 वैन का इस्तेमाल कर रही है और ट्रायंगुलेशन तरीके का इस्तेमाल करके वो हमें ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस तरीके से वो हमें अब 5 मिनट के अंदर ढूंढ लेंगे किसी भी दायरे में। इसलिए अब रेडियो चलाने में काफी रिस्क है, लेकिन अगर वो लोग रेडियो नहीं चलाते हैं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उषा को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि हम एक और ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ से 10 से 15 मील दूर होगा और जब पुलिस एक ट्रांसमीटर के पास पहुंचेंगे तो हम इसे बंद करके दूसरा चालू कर देंगे और वो लोग पकड़े जाने से बच जाएंगे। पुलिस भी समझ जाती है कि 5 दिन हो गए, एक भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, मतलब कि वो लोग ट्रायंगुलेशन को मात देने के लिए अब 2 ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। दिवाली के दिन दूसरा ट्रांसमीटर भी बनकर तैयार हो गया था और लोहिया जी अपना भाषण देते हैं। उषा देखती है कि फिरदौस इंजीनियर अपने घर पे नहीं था और वो जूली के घर पे था, लेकिन जॉन उसे अरेस्ट करके ले जाता है। ये देखकर उषा घबरा गई थी कि फिरदौस उन्हें ट्रांसमीटर का लोकेशन बता देगा, इसलिए उन्हें अब तुरंत जगह बदलने की जरूरत है। अब वो लोग लोहिया जी के घर पर आ रहे थे तो उनकी नजर पड़ती है उनके रेडियो पर जो अब पुलिस के कब्जे में है और एक औरत जॉन को बता रही होती है कि उसने लोहिया को इसी घर में देखा। फिर वो दोनों लोहिया से मिलते हैं और लोहिया जी कह रहे होते हैं कि आज की रात किसी भी तरह हमें ब्रॉडकास्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ किसी एक को। और वो उषा और फहाद से कह देते हैं कि डिसाइड कर लो कि ये काम कौन करेगा। उषा फहाद से रिकॉर्डर छीनने लगती है और कहती है कि आज ब्रॉडकास्ट वो करेगी, लेकिन फहाद कहने लगता है कि 18 साल से वो पोलियो से जूझ रहा है और वो हमेशा से अधूरा रहा है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट उसे पूरा बनने का मौका दे रहा है, इसीलिए वो इसे नहीं छोड़ना चाहता। आखिर में उषा उससे रिकॉर्डर छीन लेती है और उसे माफी मांगती है क्योंकि इस मौके को पाने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने अपने पापा के झूठे कसम भी खाई है। अभी आखिरी ब्रॉडकास्ट करने से पहले वो अपने घर भी जाती है और बाहर से ही अपने परिवार को देखती है, अपने दोस्तों को याद करती है। वो जब ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए पहुंचती है तो वहां पर कौशिक भी पहुंच गया था और आज वो भी अपनी जान देने को तैयार है और वो वहां से नहीं जाएगा। 8:30 बज चुके थे। इसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होता है और वहां वो लोहिया जी का स्पीच चलाने लगती है और पुलिस ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं अपना वैन लेकर। कौशिक उसे समझा रहा होता है यहाँ से निकलने के लिए, पुलिस कभी भी यहाँ पहुंच सकती है, लेकिन उषा कहती है कि जब तक जिंदा हूँ रेडियो बंद नहीं होने दूंगी। कौशिक भी वहीं बैठ जाता है और कहता है मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। सिग्नल ढूंढने के बाद पुलिस इस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है और उन्हें बिल्डिंग के बाहर रेडियो का एंटीना दिख जाता है और रिकॉर्डिंग में लोहिया जी का स्पीच चल रहा था। उसमें वो भारत को रोकने का आंदोलन दे रहे थे, मतलब कि नेटवर्क, टेलीग्राफ, टेलीफोन, सारे कम्युनिकेशन पर रोक लगाना होगा। लोग सड़कों पर उतर आते हैं हथियार लेकर और पुलिस के ऊपर हमला करने लगते हैं। टेलीफोन के तार काट दिए जाते हैं और आखिर में जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उषा को एक थप्पड़ लगाता है और वो दोनों को ही अरेस्ट कर लेता है और वो लोग वंदे मातरम का नारा लगाते हुए बाहर आते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने आर्मी को ऑर्डर देते हैं जितने भी लोग रास्ते पर उतर आए हैं उन्हें सीधा गोली मार देने। उषा को टॉर्चर किया जा रहा था और उसे लोहिया जी के बारे में पूछा जाता है कि वो अभी कहाँ है। सुबह तक बाहर में सभी लोगों को मार दिया गया था और उषा को बहुत टॉर्चर किया जाता है। जॉन उसे कहता है कि तुम बस लोहिया का नाम ले लो, तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उषा के पापा हरि प्रसाद अपनी बेटी को एक खत लिखते हैं और बताते हैं
कि उसे जीवन में आज तक इतना इज्जत नहीं मिला जितना उन्हें उषा के पिता होने पर मिला है। वो ये भी लिखते हैं कि तेरे पुराने पिता मर चुके हैं और एक नए इंसान का जन्म हुआ है जिसे अपनी बेटी पर गर्व है। वो अपनी बेटी से ये भी कहते हैं कि 4 साल के बाद तू जेल से बाहर आ जाएगी और हो सकता है कि लोग तुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में कई गुमनाम रह जाते हैं। 4 साल के बाद जब उषा जेल से बाहर आती है तो वो अपने परिवार से मिलती है और स्टेशन में उसे वेलकम करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उसका इंतजार कर रही थी और सभी वंदे मातरम का नारा लगाने लगते हैं, क्योंकि अब उषा सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि खुद क्रांति बन चुकी थी। लोहिया जी को 1944 में अरेस्ट कर लिया गया था और उनके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया। उषा मेहता को 1958 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साल 2000 में उनका निधन हो गया। इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई ए वतन मेरे वतन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।